अस्सलाम वालेकुम एडीपी। बेटा अभी हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आपको याद हो हमने बेसिक पार्ट्स ऑफ द सेल में पढ़ा था एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो उसी को हम अभी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सबसे पहले ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल स्पेशली ऑफ एनिमल सेल। क्योंकि प्लांट सेल में हमने साथ ही डिस्कस किया था कि इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के गिर्द भी एक बाउंड्री होती है, दैट इज़ ऑफ सेल वॉल। लेकिन यहाँ ये इम्पोर्टेंट है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो दोनों में पाई जाती है, या वो एवरी सेल में मौजूद होती है। रादर द सेल विल बी द प्लांट सेल और द एनिमल सेल। ठीक है, तो जो बाउंड्री है सेल की दैट इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो वैसे डिफ्रेंशिएशन में हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। क्योंकि सेल में कहीं भी कोई मेम्ब्रेन पाई जाएगी, चाहे वो सेल के अंदर किसी ऑर्गेनल के गिर्द हो, जैसे कि न्यूक्लियर के गिर्द भी मेम्ब्रेन थी, और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हम पढ़ेंगे उनके गिर्द भी मेम्ब्रेन होती है। तो वो तमाम मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन कहलाती हैं कलेक्टिवली। लेकिन हम लोग अगर सिर्फ़ और सिर्फ उस मेम्ब्रेन की बात करें जो सबसे बाहर एज बाउंड्री मौजूद है, तो वो मेम्ब्रेन जो है वो भी सेल की ही मेम्ब्रेन है, दैट्स व्हाई हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। लेकिन उसको एक स्पेसिफिक टर्म देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपने इसको एज टर्म याद रखना है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेकंड हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल। ठीक है, तो केमिकल कॉम्पोजिशन में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि ये दो मेन कंपोनेंट पर मुश्तमिल है। नंबर 1 इज़ लिपिड एंड नंबर 2 इज़ प्रोटीन। तो यहाँ याद रखें कि इसमें 60 to 80% जो है वो क्या मौजूद हैं, 60 to 80% आर प्रोटीन, वाइल 20 to 40% जो है वो इसमें क्या मौजूद होते हैं, लिपिड्स मौजूद होते हैं। एंड अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी जो है वो इसके अंदर किसकी मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट्स की भी मौजूद है। तो 3 कंपोनेंट हमने डिस्कस किए, जिनमें 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, लिपिड एंड प्रोटीन, और जो कि सेल के रिस्पेक्टिवली 20 to 40% एंड प्रोटीन इज 60 to 80% जो है वो बनाती है, कंपोज करता है। जबकि एडिशन में एक स्मॉल क्वांटिटी किसकी मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट्स की। नेक्स्ट हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ मॉडल्स जो हमें बताए, जो कि साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाए, उन बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। नंबर 1 मॉडल जो है, हम लोग 2 मॉडल्स बेटा पढ़ेंगे मेन। इसमें से जो पहला मॉडल है वो है यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल से रिलेट कर रहा है। अब वो क्या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। सॉरी, मैं थोड़ा डायग्राम को और अपर कर दूँ अगर हो सकता है तो। हाँ, तो फिर यहाँ देखें हमारे पास इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 2 लेयर्स पर मुश्तमिल है, किसकी, लिपिड्स की, लिपिड बाय लेयर। दीज आर द लिपिड बाय लेयर। नंबर 1 लेयर ऑफ लिपिड एंड नीचे नंबर 2 लेयर ऑफ लिपिड। ये जो छोटे छोटे दायरे बेटा आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये किसके हैं, लिपिड्स के हैं। तो ये लिपिड बाय लेयर यहाँ पे मौजूद है, जिसके गिर्द जो सैंडविच्ड है, किसके अंदर, प्रोटीन्स की लेयर्स के अंदर। जैसे हम घर में सैंडविच बनाते हैं, ये बिल्कुल वैसी एक फॉर्म है, दैट्स वाई वी कॉल एज सैंडविच्ड बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर ऑफ ब्रेन। अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो बेटा ये देखें, फर्स्टली ऊपर जो है ये लेयर है प्रोटीन की, ग्लोबुलर प्रोटीन, जैसे सैंडविच का एक स्लाइस हम ऊपर रखते हैं, इसी तरह से नीचे भी प्रोटीन की लेयर है, द सेकेंड स्लाइस ऑफ अ सैंडविच। और इन दोनों के दरमियान में लिपिड की बाय लेयर मौजूद है, नंबर 1 लेयर ऑफ लिपिड एंड नंबर 2 लेयर ऑफ लिपिड। ठीक है, तो लिपिड बाय लेयर। अब यहाँ आप नोटिस करें, क्या हम डिस्कस कर रहे हैं स्टडी में, हम ये स्टडी कर रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाय लेयर सैंडविच बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन। तो यू कैन से दैट दिस वन इज द lipid outer layer, this one is the protein outer layer and this one is the protein inner layer, जिसके दरमियान में क्या मौजूद है, लिपिड की 2 लेयर मौजूद है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद सेकंड मॉडल हमारे पास, ये बेटा डायग्राम भी आपने बनानी है, वेरी इजीएस्ट डायग्राम, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है जब आप बनाएंगी। अगर मैं इसको पेन लेके यहाँ थोड़ा सा ड्रॉ कर सकूँ तो देखें, आप कुछ यूं करके बनाएं प्रोटीन लेयर, ओके, और इसी तरह से नीचे ये एक
प्रोटीन की इनर लेयर हो गई, ऊपर वाली हो गई आउटर लेयर, और इनके दरमियान में ज़रा ये स्ट्रक्चर अगर मैं यूँ डायग्राम में यहाँ बना सकूँ, बनाएं ऊपर और नीचे लिपिड्स के, और हर स्ट्रक्चर के साथ आपने 2 लाइंस जो हैं वो ड्रा कर देनी है, कुछ यूँ करके ऊपर और नीचे। तो ये लिपिड का मॉडल बड़े आसानी के साथ आपका क्या है, ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ये ड्रॉ करना है आपने, और इन्हें मज़ीद डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। हाइड्रोफिलिक जोन एंड हाइड्रोफोबिक, बेटा हाइड्रो मीन वाटर है। अगर मैं डायग्राम में आपको इन टर्म्स के साथ भी इंट्रोड्यूस करवाती जाऊँ तो हाइड्रो मीन वाटर एंड फिलिक फॉर लविंग, यानी ये वो जोन है जो आउटर साइड पे होगी, जो वाटर लविंग जोन है, और ये पानी के से अगर टच भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाइड्रो मीन वाटर नीचे, और फोबिक मीन बता वो जो वाटर हेटिंग है, यानी जिसे पानी पसंद नहीं है और ये पानी से दूर रहना पसंद करेगी, दैट जोन इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक जोन। ठीक है, तो ये किस तरफ होगी, अंदर वाली साइड पे दूसरी होगी लिपिड की। और इसी तरह से हम ग्लोबुलर प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द सेकंड मॉडल ऑफ द मेम्ब्रेन एंड दैट इज़ कॉल्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट मॉडल, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट वन मॉडल जो कि स्ट्रक्चर को ज़्यादा बेहतर से डिफ़ाइन कर पाया है अब तक, और हम लोग जिसको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डिस्कस करते हैं दैट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, यहाँ पे बेटा फ्लूइड का मतलब है कि इसके अंदर जैसे पानी में फ्लूइडिटी होती है, मूव करने की सलाहियत होती है कि वो अपने अंदर मौजूद, जैसे अगर आप एक रिवर, एक समंदर की मिसाल लें, या समंदर की मिसाल लें ज़्यादा बेटर है, तो वह पानी खुद से साइलेंट सा दिख रहा होता है, ज़्यादा उसकी मूवमेंट शो नहीं होती, लेकिन उसके अंदर तैरते हुए अगर कश्तियाँ मौजूद हैं, या अगर आप उसमें एक लकड़ी का टुकड़ा फेंक दें तो वो भी आपको उसके अंदर मूव करता हुआ और एक जगह से दूसरी जगह जाता हुआ महसूस होगा, दैट इज़ फ्लूइडिटी वो शो करता है। और मोज़ेक का मतलब होता है धब्बे। तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर है उसमें हमें जगह जगह प्रोटीन के धब्बे से दिखाई देते हैं। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ऊपर ले आऊँ तो मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें, ये एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ये एक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये होल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर अगर आप नोट करें तो यहाँ पे एक आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, फिर ये थोड़ा सा दरमियान में सेम सा है, फिर उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे यूँ लगता है इस स्ट्रक्चर के अंदर जैसे कि जगह जगह मोज़ेक प्रेजेंट है, जगह जगह धब्बे से मौजूद हैं, जो कि एक डिफरेंट स्ट्रक्चर की प्रेजेंस को शो कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज मोज़ेक। ठीक है, तो अब हम डिस्कस क्या कर रहे थे कि ये मॉडल क्या हमें बताता है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस मॉडल ने रिवील किया, बताया कि लिपिड बाइलेयर जो है वो सैंडविच नहीं है प्रोटीन लेयर के दरमियान में। अगर आप यहाँ नोटिस करें, हमने ऊपर वाले मॉडल में प्रोटीन का पूरा एक स्लाइस की तरह ऊपर एक साख्त बना दी थी कि होल ऊपर प्रोटीन मौजूद है, नीचे प्रोटीन मौजूद है, लेकिन यहाँ में पता चला कि अगर आप नोट करें प्रोटीन के अंदर वो सैंडविच नहीं है, क्योंकि प्रोटीन की लेयर कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये जो कन्फाइंड पाई जाती है थोड़े थोड़े डिफरेंट स्पेसिस के ऊपर, ये एम्बेडेड है लिपिड लेयर में इन अ मोज़ेक मैनर। अगर आप देखें दरमियान में क्या मौजूद है, ये सारी की सारी लिपिड लेयर मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह से यहाँ से ये भी सारी की सारी क्या है, लिपिड लेयर है, लेकिन थोड़े थोड़े फासले पर आपको मोज़ेक मैनर में क्या देखेंगी, प्रोटीन एम्बेडेड धंसी हुई दिखाई देंगी, किसके अंदर, उस लिपिड के लेयर के अंदर। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स लिपिड की बाइलेयर मौजूद है, जैसे कि हमने ऊपर वाले मॉडल में डिस्कस किया था। दैट्स वाई वो मॉडल अभी तक सुपरसीडेड है, रिजेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसने एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग और ऐसी बताई जो कि रियलिटी से मैच करती है, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ लिपिड बाइलेयर। जो आप यहाँ देख रही हो कि यहाँ पे ये 2 लेयर्स मौजूद हैं। अगर मैं पहले वाला ये यूँ, तो अगर आप यहाँ नोट करो तो लिपिड की बाइलेयर तो मौजूद है, ये 2 लेयर्स किसकी हैं, लिपिड की हैं, फर्स्ट लेयर एंड ये फर्स्ट लेयर एंड नीचे वाली क्या हो गई, ये सेकंड लेयर, ये तो मौजूद है। लेकिन प्रोटीन के अंदर ये सैंडविच नहीं है, बल्कि प्रोटीन उसके अंदर मुख्तलिफ जगह पे कन्फाइन है, मोज़ेक मैनर में एम्बेडेड है, ना कि पूरे की पूरी मौजूद है। आप नोट करो तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, लिपिड बाइलेयर, ये भी लिपिड ही है, ये सारे का सारा स्ट्रक्चर किसका शो हो रहा है, लिपिड का। लेकिन दरमियान में कुछ जगहों पर क्या मौजूद है, ये अगर यहाँ नोट करें तो प्रोटीन है जो कि एम्बेडेड है। अगर आप इसे ये बाहर वाले स्ट्रक्चर से देखेंगे तो आपको क्लियर महसूस होगा हाउ इट इज़ एम्बेडेड,
कि ये पूरी की पूरी बायलेयर में फैली हुई है, और अगर हम इसे ऊपर से देखें तो हमें थोड़ा सा एक टुकड़ा नज़र आता है, और नीचे से भी इसी तरह ये मोज़ेक मिरर में दिखाई देती है। दिस मॉडल इज़ कॉल्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों ही मॉडल इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन में आपको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी आ सकता है, बिकॉज दैट इज़ अ सुपरसीडेड मॉडल। वो रिजेक्ट नहीं हुआ, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे नेक्स्ट आने वाले मॉडल्स ने भी रिवील किया कि वो ट्रू हैं। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन में क्या मौजूद होते हैं बेटा, चार्ज पोर मौजूद होते हैं जो कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल में पार्टिसिपेट करते हैं। ये हम अभी इसके फंक्शंस ऑफ जब मेम्ब्रेन के पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको भी अच्छे से याद रखें। व्हाट इज़ द एडिशनल इन्फॉर्मेशन? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो कब प्रपोज किया गया? वो प्रपोज किया गया 1972 में, और किसने प्रपोज किया था? सिंगर एंड निकोलसन ने। ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा। अब सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया अकरेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो एनिमल, प्लांट सेल और ऑल सेल्स में मौजूद होती है। फिर हमने कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी कि वो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट पर मुश्तमिल है। फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा जिसमें हमने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। पहला फंक्शन जो ये परफॉर्म करेंगे वो क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल को सेल के अंदर आने की इजाज़त देती है और सेल से बाहर जाने की इजाज़त देती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या हर चीज़ को अंदर आने देगी या उनमें से कुछ सेलेक्ट करेगी? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये यहाँ पे हमें क्लियर हो जाएगा सेकंड में कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। यहाँ बेटा बहुत ध्यान से अगर आप इस टर्म को पढ़ लें तो आप पूरे का पूरा फंक्शन खुद राइट कर सकती हैं। सिलेक्टिवली यानी ये चंद मुंतखब शुदा चीज़ों को ही परमिएबल परमिशन देगी अंदर जाने की सेल के या सेल से बाहर जाने की। तो ये तमाम कंटेंट या तमाम मटेरियल जो कि सेल को क्रॉस करना चाहते हैं वो इजाज़त नहीं देती। ये गार्ड है वहाँ पे, यू कैन से दैट ये हिफाजती ये हिफाजत कर रही है वहाँ पे सेल की, और ये सिर्फ सेलेक्ट करेगी कि कौन सेल के अंदर जा सकता है कौन नहीं जा सकता। यू कैन से दैट आप ये भी कह सकती हैं कि ये बैरियर है, रुकावट है सेल के कंटेंट के इन्वायरमेंट के साथ कि किसको इसने अलाउ करना है सेलेक्टिवली कि वो सेल के अंदर से गुजर सके और किसको नहीं। दैट्स वाई वी कॉल इट एज सेलेक्टिवली परमिएबल, और यू कैन से दैट डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इसके नेम है। अब इसी को हम अगर इसके इस मटेरियल्स की मूवमेंट के लिहाज से अगर हम इसी फंक्शन को थोड़ा और डिटेल से पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि ये यहाँ पे जो मूवमेंट करवाती है वो 2 टाइप्स की है। नंबर 1 इज़ द पैसिव ट्रांसपोर्ट। पहली मूवमेंट कौन सी है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। बेटा याद रखिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट वो मूवमेंट होती है जिसमें एनर्जी को यूज़ नहीं करना पड़ता, जो खुद ब खुद होती है। हम इसे कहते हैं अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये मूवमेंट क्या है? अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब व्हाट इज़ अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट? अलोंग का मतलब है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर आप किसी ऊंचाई पे चढ़े ना बेटा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपको पता है आपकी टांगें थकने लगेंगी, आपको महसूस होगा आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ी है। लेकिन अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आएँ तो आपके पाँव खुद ब खुद नीचे की तरफ उठते हैं, आपको एनर्जी लगानी नहीं पड़ती। इसका मतलब है कि जब हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो हमें एनर्जी लगानी नहीं पड़ती, चीज़ें खुद ब खुद मूव करती हैं। जिस तरफ ज़्यादा होती हैं वहाँ से किस तरफ जाने की कोशिश करती हैं, जिस तरफ कम होती हैं। ठीक है, तो दैट ट्रांसपोर्ट जो कि चीज़ों को हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करवाए, इसी को हम अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी कहते हैं कि जिस तरफ ग्रेडियंट बन रहा है उस तरफ मूवमेंट जो है उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि ये जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या है? विदाउट द यूज़ ऑफ एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ नॉन फैसिलिटेटेड, और यू कैन से दैट फैसिलिटेटेड, जो भी आप पहले लिखना चाहें। और सेकंड 1 इज़ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। नॉन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट को बेटा हम लोग सिंपल डिफ्यूजन भी कहते हैं।
अभी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिखाती हूँ, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से ये समझ आ जाएगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में बेटा क्या है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन फैसिलिटेटेड, यानी कोई सहूलत फ्राहम नहीं किया आपने, कोई कैरियर। ये गाड़ियाँ भी तो बेटा कैरियर कहलाती है ना, कैरियर, क्योंकि ये गाड़ियाँ जो है वो फैसिलिटेटर हैं, उनके ऊपर बैठ के हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो ये फैसिलिटेटर है, हमें सहूलत फराहम करती हैं, कैरियर हैं। लेकिन कहीं पे अगर कैरियर मौजूद नहीं है और बिना कैरियर के अगर सब्सटेंस को हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करना पड़ता है, तो वो डिफ्यूजन क्या कहलाएगी, वो डिफ्यूजन कहलाएगी सिंपल डिफ्यूजन और नॉन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। और इसमें होता है क्या, सब्सटेंस जो है वो लिपिड सॉल्युबल होंगे, वो आसानी से अक्रॉस मूवमेंट कर जाएंगे, क्योंकि हमें पता है सेल मेम्ब्रेन का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो किसने घेर रखा है, लिपिड मोलेक्यूल्स ने घेर रखा है, तो वो वहाँ से मूव कर सकते हैं। इसमें कौन कौन शामिल है, मैनी स्मॉल गैस मोलेक्यूल शामिल हैं, वाटर, ग्लूकोज एंड न्यूट्रल कैन इजीली क्रॉस हो सकते हैं। अब ज़रा थोड़ा सा डायग्राम की तरफ चलते हैं, बल्कि मेरा ख्याल है फैसिलिटेटेड पढ़ते हैं फिर इकट्ठे ही जाते हैं, ठीक है, एक बारी। अच्छा, अब ये देखिए फैसिलिटेटेड में हमारे पास क्या, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस है फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये तो याद रखें, क्योंकि ये हम लोग दोनों ही टाइप्स किस में पढ़े हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट में। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा हम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं, तो डेफिनेशन में ये तो रहेगा। लेकिन पहली हमारी नॉन फैसिलिटेटेड से डिफरेंशिएट क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डिफरेंशिएट कर रही है वो क्या है, विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। हमारी नॉन फैसिलिटेटेड में कोई हेल्प नहीं कर रहा था, कोई कैरियर नहीं था, कोई व्हीकल मौजूद नहीं थी। यहाँ पे हमारे पास व्हीकल मौजूद है, दैट इज़ प्रोटीन, जो कि ट्रांसपोर्ट करवाएगी उसको हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशंस पर। अब इसकी एग्जांपल्स एक नज़र देख लेते हैं। आयंस हैं, वो बीइंग चार्ज पार्टिकल हैं, वो आसानी से मूव नहीं कर सकते हैं, तो चार्ज पार्टिकल्स को मूव करने के लिए स्पेशल कैरियर्स चाहिए, और जो कि जिसके थ्रू वो मूव करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ ज़रा इसकी डायग्राम्स, और फिर आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगी। दीज आर द डायग्राम्स, ठीक है। यहाँ पे नंबर 1 नोट करें हम, दिस इज़ द डिफ्यूजन। एक्चुअली डिफ्यूजन प्रोसेस होता है क्या, वो आपके साथ शेयर किया गया है। यहाँ देखें, एक सॉलिड पार्टिकल है जिसको हम किसके अंदर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, सेकेंड, ओके। तो एक सॉलिड पार्टिकल है जिसको हम किसके अंदर ऐड कर रहे हैं, हम लिक्विड के अंदर या एक फ्लूइड के अंदर जो है उसको ऐड कर रहे हैं। जैसे हम उसे फ्लूइड के अंदर ऐड करते हैं, उसके सब्सटेंसेस वो सबसे पहले देखें बॉटम में जाके गिर गया, और वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं, जी हाँ, बॉटम में उसकी अब कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, हायर होगी, और ऊपर उसकी कॉन्सेंट्रेशन लोअर है, क्योंकि वहाँ पे उसके पार्टिकल्स मौजूद नहीं हैं। जहाँ उसके पार्टिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद हैं, वहाँ हम कहेंगे उसकी कॉन्सेंट्रेशन या उसकी मिकदार जो है वो ज़्यादा है। अब यह हायर कॉन्सेंट्रेशन से बेटा वो किस तरफ मूव कर रहा है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। अगर आप नोट करें, उसकी पार्टिकल्स उससे अलग हो रहे हैं और वो फैलना शुरू हो रहे हैं, और ऐसा जब वो उसमें फैलना शुरू होते हैं, दिस इज डिफ्यूजन, ठीक है। लोअर पार्टिकल लोअर साइड से वो हायर की तरफ मूव करते हैं, और ऐसा आप यहाँ नोट करें लास्ट डायग्राम ने कि ये होमोजेनाइज हो गया है सारे का सारा सॉल्यूशन। पार्टिकल्स ओवरऑल इसके अंदर एक जैसे फैल चुके हैं बराबर मिकदार में, नीचे और ऊपर। पहली डायग्राम सेकंड डायग्राम से अगर हम कंपेयर करें, जहाँ सारे का सारा सॉलिड मटेरियल कहाँ मौजूद था, बॉटम में था और ऊपर बिल्कुल नहीं था, जबकि अगर आप लास्ट में आए तो देखें वो सारे के अंदर फैल चुका है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, जहाँ हम लोअर कंसंट्रेशन से हमारे पार्टिकल्स ने मूव किया टुवर्ड्स द हायर कंसंट्रेशन। जब हम इसे सेल मेम्ब्रेन के साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ आप इस डायग्राम में देखें बहुत ही क्लियर बताया हुआ है कि किस तरह से डिफ्यूजन होती है, एंड दिस डिफ्यूजन इज़ नॉन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये भी याद रखें, ये कौन सी डिफ्यूजन है, नॉन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। यहाँ देखें, ये हमारी जी ये पूरी की पूरी जो है वो एक सेल मेम्ब्रेन दिखा दी गई, और सेल मेम्ब्रेन में हम कह रहे हैं वो पार्टिकल्स जो कि लिपिड सॉल्युबल हैं। कौन से पार्टिकल्स, जो कि यहाँ आप नोट करें, लिपिड सॉल्युबल पार्टिकल्स हैं, वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं थ्रू द लिपिड बायलेयर, क्योंकि वो लिपिड की बायलेयर से डिसॉल्व होते हुए गुजर सकते हैं, और वो सेल के बाहर से कहाँ आ जाते हैं, सेल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है।
डिफ्यूज़ होने के बाद। और आपको पता होना चाहिए जो पार्टिकल्स चार्ज नहीं होते, जो नॉन पोलर पार्टिकल्स हैं वो ही लिपिड में डिसॉल्व हो सकते हैं, जबकि पोलर डिसॉल्व नहीं हो सकते, यानी जिनके ऊपर चार्ज मौजूद है वो फिर लिपिड बायलेयर से नहीं गुजर सकते। ये चीज़ याद रखें, जिनके ऊपर चार्ज नहीं होगा वो लिपिड में डिसॉल्व हो सकते हैं। सॉल्युबल मोलेक्यूल्स हैं वो आसानी के साथ अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, या यू कैन से दैट के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कहाँ आ सकते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में सेल के अंदर आ सकते हैं बाय डिफ्यूजन थ्रू द लिपिड बायलेयर। उसके बाद देखें यहाँ पर, तो ये डिफ्यूजन जो है वो कौन सी डिफ्यूजन कहलाएगी, नॉन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाएगी। यहीं पे अगर हम सेकंड एग्जांपल भी लें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, तो वो चैनल प्रोटीन्स के थ्रू है। दीज चैनल प्रोटीन्स आर द यू कैन से दैट कैरियर्स, ठीक है, जो कि गुजरने में हेल्प करेंगी किसको, पार्टिकल्स को सेल के अंदर। तो स्मॉल वाटर सोल्यूबल ये स्मॉल वाटर सोल्यूबल मोलेक्यूल्स या आयंस जो हैं वो कैसे डिफ्यूज़ हो सकते हैं सेल के अंदर, वो डिफ्यूज़ हो सकते हैं बाय द कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन उनको मूव करवा सकती हैं। यहाँ देखें ये स्मॉल वाटर सोल्यूबल मोलेक्यूल्स एंड आयंस डिफ्यूज़ होंगे थ्रू द मेम्ब्रेन चैनल्स। अगर आप नोट कर रहे हैं तो यहाँ ये बेटा ये एक चैनल प्रोटीन है, और ये चैनल प्रोटीन जो है वो सेल के अंदर या बाहर जो है इन वाटर मोलेक्यूल्स को मूव करवा रही है। दिस इज़ अ कैरियर प्रोटीन, ये उसको फैसिलिटेट कर रही है डिफ्यूजन को, ठीक है। तो ये फर्स्ट डिफ्यूजन जो कि हमने पढ़ी, ये वाली दिस इज़ द फर्स्ट डिफ्यूजन जो हमने पढ़ी, ये कौन सी थी, नॉन फैसिलिटेटेड, और यहाँ हम जो पढ़े हैं दैट इज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की डिटेल के बारे में। सेकंड डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे। उस सेकंड डायग्राम में बेटा आप देखें कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैसे होती है। एक हमारे पास ग्लूकोज के मोलेक्यूल हैं जो कि किसके साथ अटैच हो रहे हैं, कैरियर प्रोटीन्स के साथ अटैच हो रहे हैं। वो थोड़ा डिटेल के साथ समझा दिया गया है कि कैसे कैरियर प्रोटीन से अटैच होते हैं। कैरियर प्रोटीन में स्पेसिफिक साइट हैं, ख़ास जगह हैं जिन्हें हम रिसेप्टर साइट कहते हैं। बेटा रिसेप्टर साइट वो जगह होती है जिसके साथ कोई चीज़ आके अटैच हो सके, तो उसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है। स्पेसिफिक शेप जो कि उस मोलेक्यूल के साथ जिसको उसने पास करवाना है, गुजारना है, उसके साथ मैच होती है, और वो मोलेक्यूल जिसको पास होना है वो उस शेप में उस स्पेसिफिक साइट में आके एडजस्ट हो जाता है। जैसे आप अगर देखो ये हेक्सागोनल पार्टिकल्स हैं ये सारे के सारे, और वो जो रिसेप्टर साइट है उसने भी हेक्सागोनल शेप लिया हुआ है, थोड़ा सा 3 कॉर्नर्स उसने बनाए हैं। तो ये इजीली अगर आप नोट करो, क्या ये शेप जो है यहाँ आके एडजस्ट हो सकती है, नहीं। क्या ये यहाँ एडजस्ट हो सकती है, नहीं। ये सिर्फ ख़ास इसी जगह पे आके ख़ुद को बाउंड कर सकती है। इसका मतलब ये जगह उसके लिए क्या कहलाएगी, ये उसके लिए कहलाएगी रिसेप्टर साइट, ठीक है। अब ये रिसेप्टर साइट पर जैसे आके लिंक होगा ये प्रोटीन, तो फिर इसकी शेप में फ़ौरन से चेंज आ जाएगा। किसकी शेप में चेंज आ जाएगा, इस कैरियर प्रोटीन की शेप में चेंज आएगा। वो कैरियर प्रोटीन की शेप में जो चेंज होगा वो आप देख रही हो सेकंड डायग्राम में, जो हम लोग नोट कर रहे हैं। उस डायग्राम में क्या चेंज आया अगर आप देखो तो ये ऊपर से पहले नीचे से बंद थी, सेल की वाली साइड से बंद थी, साइटोप्लाज्म की साइड से, और बाहर से खुली हुई थी। अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म वाली साइड से ये ओपन हो जाएगा, ये देखें, और ये बाहर जो सेल के बाहर वाली साइड है वहाँ से बंद हो जाएगा जहाँ से वो उसको पिक कर रहा था। और जैसे सेल के अंदर से ओपन होगा तो ये उस मटेरियल को जो कि ग्लूकोज का मोलेक्यूल इसने खुद के साथ अटैच करवाया हुआ था उसको ये रिलीज़ कर देगा, किसके अंदर, सेल के अंदर रिलीज़ कर देगा। तो आप यहाँ पे बड़ा अच्छे से सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी और डिफरेंशियली परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन भी ज़ाहिर होती है कि देखें इसने अपने गेट अंदर से पहले बंद कर रखे थे यहाँ पर ताकि कोई भी चीज़ खुद ब खुद अंदर ना आ जाए। और जब उसे लगा उसकी एक रिसेप्टर साइट के साथ स्पेसिफिक मोलेक्यूल अटैच हो गया और उसे महसूस हुआ कि ये वो है जिसको मैं इजाज़त दे सकता हूँ अंदर आने की, तो उसने अपनी शेप में तब्दीली की, और उसकी शेप में तब्दीली होने के बाद ये अंदर से गेट इसका ओपन हो गया। और जैसे गेट ओपन हुआ तो वो मोलेक्यूल जिसको सेल के अंदर आने की इजाज़त ये देना चाहता है वो आसानी से सेल के अंदर रिलीज़ हो गया। तो यहाँ से आपको डिफरेंशियल परमिएबिलिटी यानी किस तरह से सेल मेम्ब्रेन कुछ चीज़ों को तो अंदर जाने देती है और कुछ को नहीं जाने देती वो भी क्लियर हो गया। और ये भी हमें क्लियर हो गया कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, वो डिफ्यूजन है थ्रू द कैरियर प्रोटीन्स टू द चैनल प्रोटीन्स, किन की मदद से ये
सेल के अंदर मूवमेंट को शो करवाती है। अब ये बेटा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की ही एक और भी एग्जांपल है, जिसमें हम सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप शो कर रहे हैं। ये बेटा हमारे नर्व सेल्स जो हैं उनमें ये ज़्यादातर पंप होता है। ये जब असाबी पैगाम जो है, यू कैन से दैट नर्व इम्पल्स जो है ब्रेन की तरफ जा रही है, तो यहाँ ये पंप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक नर्व इम्पल्स को क्रिएट करने में। ये तमाम सेल्स के लिए नहीं है, मैं अगेन बता रही हूँ बेटा, ये नर्व सेल्स के लिए है। वो ये पंप जो है वो कैरी ऑन करते हैं, इस पंप को चलाते हैं। ये भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की ही एक ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है। ये हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं। अभी पहले हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे, जहाँ पे हमने इसको कंप्लीट करना था फंक्शंस को। तो यहाँ आप नोट करें, यहाँ पे हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट की हमने पढ़ ली, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख ली, नॉन फैसिलिटेटेड एंड फैसिलिटेटेड भी देख ली। अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, द फर्दर फंक्शन। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? ये अपोजिट टू द पैसिव ट्रांसपोर्ट है बेटा, अच्छे से याद रखिएगा। अपोजिट टू पैसिव ट्रांसपोर्ट मीन ये वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी यूज़ होगी। ये कैसे चलेगी? विद द यूज़ ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी को इस्तेमाल करना पड़ा है तो मेरी पहली वाली एग्जांपल आपको याद होगी, मैंने कहा था जब ऊंचाई में नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो आपको एनर्जी लगानी पड़ती है। इसका मतलब है ये अलोंग नहीं, ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ। यानी उसमें हमने कहा था जहाँ पे चीज़ ज़्यादा मिकदार में है वहाँ से जाएगी उस तरफ जहाँ कम मिकदार में है, लेकिन ये उलट हो जाएगा, फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होगी। अच्छे से याद रखिएगा कैसे मूवमेंट होगी, फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, यानी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। चूँकि हम अगेंस्ट जा रहे हैं तो हमें क्या यूज़ करनी पड़ेगी? हमें एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी। दिस ट्रांसपोर्ट इज़ कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और अगेन मैं आपको एग्जांपल जो है अभी हम डिस्कस कर रहे थे उससे इसको देख लेते हैं कि किस तरह से ये करेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ये जी सोडियम पोटेशियम पंप और एक्सचेंज पंप, ये कौन सी टाइप है ट्रांसपोर्ट की? दिस इज़ द टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की टाइप होगी। ये यहाँ अगर आप देखें, दिस इज़ अ टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें क्या यूज़ होनी है? एनर्जी। अब आप डायग्राम में भी देखोगे तो क्लियर कट दिखाई देगा। यहाँ पे एटीपी दिखाया है बेटा। एटीपी वो बच्चे जो फेमिलियर नहीं है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको यूँ समझें कि हमारी बॉडी में एनर्जी के पैकेट्स हैं। हम लोग जब फूड बनाते हैं और एक्स्ट्रा फूड बन जाता है उसको स्टोर कर लेते हैं इन दी फॉर्म ऑफ फ्रीज कर लेते हैं पैकेट्स बना के ना। तो ये बिल्कुल इस तरह अल्लाह ताला ने हमारे अंदर सिस्टम रखा है। जो भी हम फूड खाते हैं जब वो फूड का ब्रेक डाउन होकर एनर्जी बनती है तो एनर्जी को बॉडी पैकेट्स की फॉर्म में अपने अंदर स्टोर कर लेती है और फिर उन्हीं पैकेट्स की एनर्जी को तोड़ के ब्रेकअप करके इस्तेमाल किया जाता है। तो एटीपी वो पैकेट है एनर्जी का। अब जब हमने इस सोडियम पोटेशियम पंप को चलाना है, जिस वक्त ये डिफ्यूजन करनी है, जिस वक्त ये ट्रांसपोर्ट करनी है, दिस इज़ नॉट डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो इसमें हम क्या है, जब हम ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे? एनर्जी। तो ये एटीपी का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा और ब्रेक होके किस में कन्वर्ट होगा? एडीपी में। यानी ये यहाँ पे 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी खारिज करेगा। उस एनर्जी को यूज़ करते हुए हमारी यहाँ ट्रांसपोर्ट होगी। अगर आप नोट करो तो ये हमारी लिपिड बायलेयर यानी कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को शो कर रहा है और उसके दरमियान में ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसने एनर्जी को यूज़ करते हुए पंप करना है किसको? यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम आयंस को। दैट्स वाई वी कॉल इट एज सोडियम पोटेशियम पंप। आप नोट करो, जिस वक्त एक एटीपी ब्रेकअप होकर एडीपी बनता है और 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज करता है, 3 सोडियम के जो एटम हैं या आयंस हैं, 3 ऑफ सोडियम आयंस, वो क्या है, वो अंदर से कहाँ चले जाते हैं? बाहर चले जाते हैं। ठीक है, यानी फ्रॉम इनसाइड द सेल। ये साइटोप्लाज्म यहाँ शो किया गया है, इसका मतलब है ये इनसाइड द सेल दो दिखाया गया है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है। तो सेल के अंदर से 3 सोडियम आयन जो हैं वो कहाँ चले जाएंगे? बाहर चले जाएंगे बाय यूजिंग द एनर्जी। इससे हमें ये पता चला कि अंदर सोडियम ज़्यादा था और ये बाहर कम था, दैट्स वाई अंदर से ये बाहर चला गया। अब 2 पोटेशियम आयंस एट द सेम टाइम बाहर से किस तरफ आएंगे? अंदर आएंगे। ये पोटेशियम आयंस अंदर मूव कर रहे हैं बेटा, और जिस वक्त 3 बाहर जाते हैं उस वक्त 2 पोटेशियम आयंस अंदर मूव करते हैं। ये 3 और 2 की तादाद खैर इस वक्त इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वक्त इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप नोट करें सेल की इनसाइड या अंदर वाली साइड पे जो है वो आपको सोडियम आयंस ज़्यादा दिखाई देंगे एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड।
और पोटाशियम आयंस जो हैं वो आपको बाहर जो है पोटाशियम आयंस कम है जबकि अंदर ज़्यादा है। तो जब हम लो, अगर आप नोट कर लो, अगर मैं काउंट करके ये आपको नोट करा दूँ तो देखें बेटा, बाहर ओनली वन सिंगल पोटाशियम आयन दिखाया गया है, ठीक है, दिस इज ओनली सिंगल। और अंदर काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5, इट मीन्स पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन अंदर हायर है और बाहर क्या है, लोअर है। तो हमने क्या कहा कि फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, यानी अगेंस्ट द ग्रेडियंट जब हम मूव करते हैं तो वो एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है और उस ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसी तरह से अगर आप सोडियम के काउंट करने पे आए तो आप नोट करो बाहर कितने सोडियम थे, 1, ठीक है, उसके बाद 2 और डायग्राम छुप गई और दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम नोट करेंगे तो ऊपर देखें, ज़रा नीचे कर लूँ, अब अगर मैं काउंट कर पाऊँ तो 1 हमने काउंट किया, 2, उसके बाद बेटा ये 3 4 5, बाहर कितने हैं, 5। ये इतने होते नहीं, सिर्फ आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखाया जा रहा है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। और नीचे देखें टोटल कितने हमने काउंट किए सोडियम के आयंस, दैट आर ओनली 2, सिर्फ कितने हैं, 2 हैं। इसका मतलब बाहर ज़्यादा थे 5 और अंदर कम थे, लेकिन फिर भी अंदर से मूवमेंट किस तरफ हुई है, बाहर की तरफ हुई है, यानी फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन किस तरफ मूव किए हैं, हायर कंसंट्रेशन। मेरा ख्याल आप अच्छे से समझ गई होंगी। हम अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव किए तो हमने क्या यूज़ की, हमने यहाँ पे यूज़ की है एनर्जी, और दैट्स वाई ये ट्रांसपोर्ट हो पाई। इस ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं अपने फंक्शन पे, और नेक्स्ट फंक्शन क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बाद, दैट इज़ एंडोसाइटोसिस। बेटा ये याद रखना है, एंडो का मतलब होता है अंदर, और एंडोसाइटोसिस यानी हम लोग ट्रांसपोर्ट अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं मटेरियल्स की, हम लोग सेल मेम्ब्रेन के अंदर ले जाते हैं चीज़ों को, दैट इज़ कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन हेल्प करती है टू टेक द मटेरियल्स इनसाइड बाय इनफोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स। दिस इनटेक यहाँ इंपॉर्टेंट है, याद रखें, ये इनटेक जो है उसे हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। मटेरियल्स को अंदर लेके आना एंडोसाइटोसिस है। इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, नंबर 1 इज़ फैगोसाइटोसिस एंड नंबर 2 इज़ पाइनो और पिनोसाइटोसिस। बेटा फैगो मीन यू कैन से दैट सॉलिड पार्टिकल्स, जब हम फैगो का वर्ड यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो बॉडी के अंदर सेल के ले जाए जा रहे हैं, तो वो फैगोसाइटोसिस है। इसको हम इनगल्फ भी कहते हैं, इनगल्फ का मतलब होता है निगलना, सेल निगलता है सॉलिड पार्टिकल्स को अपने अंदर। और पाइनो मीन लिक्विड मटेरियल, याद रखिएगा, दिस इज अ डिफरेंस बोथ ऑफ देम, एंड दोनों एंडोसाइटोसिस की टाइप हैं, दोनों में इनटेक किया जा रहा है, अंदर लेके जा रहे हैं, लेकिन फैगो में किसका इनटेक है, सॉलिड पार्टिकल्स का, और पाइनो में किसका है, लिक्विड पार्टिकल्स का। पाइनो फॉर पानी, याद रख लें, पानी लिक्विड होता है, तो लिक्विड को अंदर लेके जाएंगे तो दैट इज कॉल्ड एज पाइनो और पिनोसाइटोसिस, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो टाइप है दैट इज एक्सोसाइटोसिस, और एक्सोसाइटोसिस में बेटा क्या होता है, एक्सो मीन आउटसाइड, तो ये बिल्कुल एंडो के ऑपोजिट होगा। एंडो में अंदर लेके जा रहे हैं, तो एक्सो में हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल्स को आउटसाइड द सेल भेज रहे हैं। जब हम ट्रांसपोर्ट आउटसाइड करेंगे एक्सोसाइटोसिस होगा। और किसकी ट्रांसपोर्ट होती है, वो ट्रांसपोर्ट हो सकती है सिक्रीशंस की और वेस्ट प्रोडक्ट्स की हो सकती है। इसको भी थोड़ा सा मैं डायग्राम से आपको समझा दूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो। तो यहाँ देखें एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो हमारी चल रही है, उसमें नेक्स्ट वन क्या है, वो ये ही है जिसे हम बात कर रहे हैं एंडोसाइटोसिस की, ठीक है। तो ये एंडोसाइटोसिस में क्या चल रहा है, ये जी यहाँ अगर आप नोट करें तो ये क्या है जी, सॉरी हम इसको ले नहीं पा रहे हैं, ये ठीक है, यहाँ आप नोट करें, ये क्या है, एंडोसाइटोसिस की एक एग्जाम्पल है। अब एंडोसाइटोसिस में क्या होगा, अगर आप यहाँ नोट करे होंगे, दिस इज़ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और ऑफ कोर्स ये दरमियान में हमें दिखा दी गई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सारी की सारी क्या होगी, अगर सॉरी ये मैं इसको इस पेन से हम क्लियर करते हैं, ये सारी यहाँ पे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद ये हमारा साइटोप्लाज्म यानी सेल की इनसाइड दिखाई गई है। अब अगर आप नोट करो तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से एंडोसाइटोसिस होगी। तो यहाँ बहुत से लिगेंड्स मौजूद हैं जो कि दिखाए गए हैं
अगर आप नोट करो सेल के बाहर ये 1 2 3 4 ये वो पार्टिकल्स हैं जिन्होंने सेल के अंदर मूव करना है। अब किस तरह से मूव करते हैं, सबसे पहले ये रिसेप्टर साइट्स मौजूद हैं कहाँ पे, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। ये उसके साथ आके क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। अगर आप नोट कर रहे हो तो बेटा ये देखो ये आके यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बाइंड हो रहे हैं, इसके साथ बाइंड होते हैं। जिस वक्त ये बाइंड होना शुरू होते हैं उसी वक्त हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको एक मैसेज मिल जाता है और वो एक स्पेसिफिक अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस लेके आती है। अगर आप उन चेंजेस को नोट करोगे तो ये एक सीधी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है, कर्व हो रही है। जैसे वो कर्व होगी इसका कर्व बढ़ता जाएगा, ये अंदर की तरफ मज़ीद फोल्ड होती जाएगी और फोल्ड होते होते बेटा यूँ ये पिनअप हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और जैसे यहाँ पे पिनअप होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर से सीधी हो गई ऊपर और ये एक वेजिकल की फॉर्म में अंदर मूव हो गया। अब इस वेजिकल में को हम के अंदर क्या मौजूद हैं, बहुत से लिगेंड्स मौजूद हैं जो कि आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन से या आउटसाइड ऑफ द सेल से लिए गए, अब वो सेल के अंदर पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब आपने नोट किया किस तरह से ये पहले रिसेप्टर साइड से अटैच हुए, रिसेप्टर साइड के जैसे ये अटैच हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने कर्व करना शुरू किया अंदर की तरफ और वो कर्व जैसे जैसे बढ़ता गया ये अंदर मजीद आते गए और यहाँ तक कि इस कर्व की ये क्लोजिंग हो गई। क्लोजिंग होने के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर सीधी है, ये क्लोज्ड वेजिकल जो है वो अंदर की तरफ आ गई है। अब इस क्लोज्ड वेजिकल में बाहर से मटेरियल को इनगल्फ कर लिया गया, अंदर लाया गया। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस। मज़ीद जो फंक्शन है वो थोड़ा सा मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्कस कर जाती हूँ, इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में, मज़ीद आने वाले लेक्चर्स में लाइजोसोम्स के साथ। लाइजोसोम्स क्या हैं, हमारे सेल में सिंगल मेम्ब्रेन एनवेलप एंजाइम्स हैं जो कि डाइजेशन का काम करते हैं। अब अगर आप यहाँ नोट करोगे देखोगे तो क्या है कि जैसे ही हमारा वो बना तो उसके साथ आके क्या अटैच हो गया, एक लाइसोसोम अटैच हो गया। लाइसोसोम वो जिसमें मैंने अभी बताया एंजाइम्स है, वो फ्यूज हुआ वेजिकल के साथ, तो वो एंजाइम इसके अंदर आया, एंजाइम ने उस लिगेंड्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया। वो जब डाइजेस्ट हो जाएंगे या डिटैचमेंट शो करेंगे उसके बाद हमारा फिर से वो वेजिकल जो है वो डिटैच होने के बाद वापस जाके मेम्ब्रेन से अटैच होगा और जैसे ही वो वापस जाके मेम्ब्रेन से अटैच होगा वो फिर से उसके साथ अटैच होने के बाद मेम्ब्रेन की वो पार्ट जो के पहले सर्कुलर फॉर्म में मेम्ब्रेन से अलग होने हो गया था फिर से मेम्ब्रेन के साथ जुड़ गया, तो हमारी एंडोसाइटोसिस भी होगी और मेम्ब्रेन भी अपने स्ट्रक्चर को फिर से क्या कर चुका है, कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, उसके बाद देखें बेटा इसकी हमारे पास फैगोसाइटोसिस की एक और एग्जांपल है। एंडोसाइटोसिस में हम उसकी एक टाइप जो थी फैगोसाइटोसिस पढ़ी थी उसको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अब देखें फैगोसाइटोसिस में क्या हो रहा है हमारे पास, ये फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो फैगोसाइटोसिस में अगेन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, अंदर साइटोप्लाज्म हो रहा है, इसका मतलब ये सेल के अंदर का पार्ट है जिसको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ एक सॉलिड पार्टिकल है, अगर आप ये देखो नंबर 1 में ये फॉरेन ऑब्जेक्ट जैसे ही मेम्ब्रेन से टकराया, मेम्ब्रेन अगेन कर्व होती है अंदर की तरफ और कर्व होते होते वो यूं बाउंड हो जाती है और एक वेजिकल की फॉर्म लेके मेम्ब्रेन से डिटैच हो जाता है पार्टिकल्स। अब ये फैगोसाइटोसिस हो गई, यानी बाहर का सॉलिड पार्टिकल जो है वो मेम्ब्रेन ने बड़ी आसानी से निगल लिया, अपने अंदर ले गई। फिर आगे फर्दर वो जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया जो कि अभी इस मेम्ब्रेन का स्पेसिफिक पार्ट नहीं है, लाइसोसोम्स आके अटैच होंगे जिसके अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं, वो एंजाइम डाइजेस्ट करेंगे दैट पार्टिकल जो कि हमारी सेल को नुकसान भी पहुंचा सकता था और इसके डाइजेस्ट हो जाने के बाद उसके डाइजेस्टेड पार्टिकल्स जो हैं, रेजिड्यूज जो हैं, बकियाजात जो हैं, वो दोबारा से आके किसके साथ, वो मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो गया। जैसे वो मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुआ उसने अपने आप को ओपन किया और ओपन करने के बाद अपने अंदर रेजिड्यूज को बाहर निकाल दिया। अगर आप इस डायग्राम को नोट करके बेटा आपको दोनों की एग्जाम्पल मिल गई और दोनों ही फंक्शन जो है अच्छे से समझ आ जाने चाहिए। फर्स्ट स्टेप जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है ये सारा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, हमारी एंडोसाइटोसिस है जो इसमें हम फैगोसाइटोसिस को डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ से नोट करो तो ये क्या है, एक्सोसाइटोसिस है, सेल के अंदर वाले मटेरियल को किस तरह से सेल बाहर निकाल लेता है, ये वाले स्टेप में हमने यहाँ से यहाँ तक हमने क्या देख लिया, एक्सोसाइटोसिस को देख लिया। अगर मैं इसको क्लियर कर दूं तो दोबारा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये बेटा ये स्टेप क्या शो कर रहे हैं, ये एंडोसाइटोसिस को शो कर रहे हैं और इसी तरह ये वाले स्टेप किसको शो कर रहे हैं, एक्सोसाइटोसिस को शो कर रहे हैं। मेरा ख्याल है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
कि किस तरह से सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है और किस तरह से ये अंदर से सेल के बाहर की तरफ मटेरियल्स या बाहर से अंदर की तरफ मूव करते हैं। अब हम अपने लास्ट 2 फंक्शंस की तरफ चलते हैं। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, जो कि हम लोग पहले पढ़ के भी आ चुके हैं सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो नर्व इम्पल्स को भी पास आउट करने में इन्वॉल्व होती हैं, नर्व्स को ट्रांसमिट करने में भी इन्वॉल्व होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है। उसके बाद मैकेनिकल सपोर्ट है। ऑफ कोर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, क्योंकि एक बाउंड्री है आउटर मोस्ट टू द सेल, और सेल के मटेरियल्स को ये अंदर से बाहर नहीं जाने देती, उनको एक स्पेसिफिक कॉन्फाइंड स्पेस देती है कि आपको यहीं मौजूद रहना है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन एक थैले की तरह है और उस थैले के अंदर सारी मटेरियल्स मौजूद हैं। वो एक स्पेस उनके लिए स्पेसिफिक हो गई, कॉन्फाइंड हो गई, और वो स्पेस में ख़ुद को लोकेट किए रहते हैं अपनी एक ख़ास जगह में। दैट्स वाई ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। मैकेनिकल सपोर्ट मीन ये बाहर से मटेरियल्स को चूँकि अंदर अटैक नहीं करने देती, किसी को स्पेस नहीं लेने देती, दैट्स वाई इट इज़ अ सपोर्टिव मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करी है। तो ये आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट था फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल। इसको अच्छे से तैयार करिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।